मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण एवं बंधु और उपस्थित सभी बंधुओं को मेरा वंदन। चार मीनार जो ओल्ड सिटी की पहचान है, चार मीनार जो भाग्यनगर की पहचान है। हैदराबाद का जब भी नाम आता है तो पहला आता है चार मीनार। चार मीनार सुरक्षित किस लिए है? हम यहाँ पर हैं इसीलिए सुरक्षित है। चार मीनार जहाँ पर भाग्य लक्ष्मी ने कदम रखा, वो चार मीनार किसका है? हमारा है। चार मीनार यहाँ के मीडिया पर्सन बोलते हैं कि आप चार मीनार से ठहरे हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? डर किस बात का है? मेरा जन्म यही हुआ, मेरा पालन पोषण यही हुआ, मेरा ससुराल यही है। चार मीनार मेरा गढ़ है। MIM का गढ़ है बोलते, MIM का गढ़ नहीं, MIM का खोदा हुआ गड्ढा है जिसमें अब MIM गिरेंगी। ये MIM पार्टी, कांग्रेस पार्टी, BRS पार्टी सब मिली जुली सरकार है। ये सब हमको गुमराह कर हमारे पास आकर यहाँ से जीत कर खाली माइनॉरिटी 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 बोलते। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के अगेंस्ट है। मैंने उनसे पूछा, भारतीय जनता पार्टी ने कब मुस्लिम के अगेंस्ट बोला? कब हमने किसी का अपमान किया? बल्कि BRS को देख लो, कांग्रेस को देख लो, MIM को देख लो, ये सदा सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। तो अगेंस्ट कौन है? MIM, BRS और कांग्रेस, ये तीन पार्टियां मिलकर हिंदुत्व को खत्म करना चाहती है। जब आप यहाँ से चुनकर आए तो आपका काम है क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोगों का ध्यान रखना। क्या वो रख रहे हैं? रख रहे हैं? नहीं। तो ऐसे लोगों को लाना अनिवार्य है क्या? नहीं। तो ये लोग आएंगे कैसे? हम अगर हमारे वोट का, मत का सही उपयोग करेंगे तो कौन आ सकता है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मत अधिकार किसी को नहीं मिला। जो भारत में जन्मा, जो क्षेत्र में रहता है, उसका मत अधिकार है। मत अधिकार का मतलब ये है कि आप अपने नेता को चुने जो आपकी बात सुन सके, जो आपके डेवलपमेंट की बात कर सके। ये लोगों ने क्या डेवलपमेंट किया? गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यहाँ से हटा दिया। चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन जैसे का वैसी है। मेट्रो रेल आज तक यहाँ नहीं आई। ये चाहते ही नहीं कि जनता का उद्धार हो, लोगों को जॉब मिले, लोग आगे तरक्की करें, यहाँ के लोग आगे बढ़े। इनका खाली काम ये है कि मत यानी धर्म के नाम पे बंटवारा करे और धर्म के नाम पर हमें बंटवारा कर कर हमें हमारे ऊपर आकर हमारे ऊपर राजनीति करे। ये कब तक चलेगा? ये इस बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये आप सबका धर्म है। धर्म रक्षे रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप अपने धर्म का पालन करो, अपने मत का दान बराबर करो। आप नहीं जाओगे तो वो किसी और से आपका मतदान कराएंगे। आपको जाना है। पहला धर्म आपका ये है, मतदान के दिन सुबह पहले उठकर 7 बजे अपना मतदान करे। मतदान अगर होगा तो रिगिंग नहीं हो पाएगी। मोदी जी ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। महिलाओं को सशक्त करने में मोदी जी ने का हाथ है।
यहाँ पर डेवलपमेंट लाने में मोदी जी का हाथ है। आज वर्ल्ड में हमारा नाम है, हम वर्ल्ड गुरु बन चुके हैं मोदी जी के कारण। 10 साल में जब मोदी सरकार भारत को कहां से कहां पहुंचा दी, तो आप सोचिए अगर डबल इंजन की सरकार आएगी तो यहां पर डेवलपमेंट क्या होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपकी सारी बातों का मैं ध्यान रखूंगी और आपको विश्वास दिलाती हूं मैं आपके पूरे काम करूंगी। लेकिन करना आपको है, मतदान आप सही करेंगे तो ही यहां से आपका नेता चुनकर आएगा। जब आप मतदान नहीं करेंगे तो दूसरा चुनकर आएगा। चुनना तो है, लेकिन आपको निर्णय करना है कि आपको किसको चुनना है। हमारे सीएम मोदी जी ने डिक्लेयर किया बीसी कम्युनिटी के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसटी कम्युनिटी का है। तो जब मोदी जी ने सभी धर्म का, सभी वर्ग का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट किया, तो विभाजन की नीति जो एमआईएम, टीआरएस और कांग्रेस ला रही है, उसको हमें अनदेखा करना है। अभी हमने दिवाली मनाई, और दिवाली मनाई मतलब लक्ष्मी जी को घर पर लाए। लक्ष्मी जी कहां बैठती है? कमल पर। कमल को खिलाना है, और संक्रांत आने से पहले पतंग को काटना है। तो ये पतंग कटेगी और कमल खिलेगा। आप सबका अपने आप से वादा होना चाहिए कि हम यहां पर कमल खिलाएंगे। मोदी 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 मोदी। ये दंगे कराते हैं। सीएम साहब पहुंच चुके हैं मंच की ओर, आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्वागतम सुस्वागतम। हेमंत बिस्वा जी स्वागतम। सभी लोग हमारे सीएम, आसाम के सीएम जो हमारे बीच आज हमारा मनोबल बढ़ाने आए हैं, उनका स्वागत करें जोरदार तालियों से, जोरदार गर्जना से, जोरदार जयकारे से। जय श्री राम। యువతలోన స్ఫూర్తి నింపే ఉత్తమ యువ నేతరో, అన్నాగంటే చాలు అందేసే యూతరో। నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వం, జేపీ నడ్డా గారి నాయకత్వం, జేపీ నడ్డా గారి నాయకత్వం, కిషన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, డాక్టర్ హిమంత బిశ్వ శర్మ గారి నాయకత్వం। స్వాగతం స్వాగతం, హిమంత బిశ్వ శర్మ గారికి స్వాగతం। మన ముందు ఇప్పుడు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి హేమంత బిశ్వ శర్మ గారు విచ్చేస్తున్నారు। వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం। మనకు తెలుసు అస్సాంలో ఒకప్పుడు 2% ఓటు బ్యాంక్ లేని బీజేపీ అక్కడ గత 10 ఏళ్లుగా మనం అక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నాం మిత్రులారా। అదేవిధంగా ఈనాడు తెలంగాణలో కూడా మనము అధికారంలో రాబోతున్నాం। ఇప్పుడు మన ముందు బహదూర్పుర సంబంధించిన అభ్యర్థి వై నరేష్ గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। 2 నిమిషాలే మాట్లాడాలి। భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ। ఇక్కడికి వచ్చిన ఓటర్ మహాశయులారా, ఇంకా మన కార్యకర్తలారా అందరూ కూడా నా ఒక నమస్కారం। అలాగే శ్రీ హేమంత్ బిశ్వాస్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం।
हेमंत विश्वेश्वर शर्मा जी को भाग्यनगर जिला और गोलकोंडा जिला से स्वागत कर रहे हैं। अभी चंद्रनगुटा के कैंडिडेट कौड़ी महेंद्र जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो 2 शब्द सभा को उपदेश करें। భారత్ మాతా కీ భారత్ మాతా కీ అందరూ కూడా 2 చేతులు చెప్పండి భారత్ మాతా కీ మనం ఏడున్నాం మనం పాత బస్తీలో ఉన్నాం అక్బరుద్దీన్ కు అసదుద్దీన్ కి వినిపించాలి భారత్ మాతా కీ భారత్ మాతా కీ డీసీపీ గారు దయచేసి పబ్లిక్ ను లోపలికి పంపించాలి డీసీపీ గారికి విన్నపము మా యొక్క పబ్లిక్ బయట నిలబడ్డారు వాళ్ళందరూ కూడా లోపలికి పంపించాలని మనవి చేస్తా ఉన్నాము దయచేసి మనం ఎక్కడ పోటీ చేస్తున్నాం మనం ఈ గుండాల రాజ్యంలో పోటీ చేస్తున్నాం ఎంఐఎం గుండా రాజ్యానికి మనము పులిస్ స్టాప్ పెట్టాలంటే మనం ఏం చేయాలి మనం అందరం కూడా కమలం పువ్వు గుట్టుకు ఓటేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ రోజు పోలీసు ఒక బహిరంగ సభలో అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ నీ సమయం అయిపోయిందని చెప్తే ఒక పోలీస్ అధికారులకు నువ్వు నాకు చెప్తావురా అని చెప్పేసి వాదన చేస్తుండు ఈ రోజు పాతపట్నంలో కూడా గుండాయిజం దౌర్జన్యం దొంగల రాజ్యం నడుస్తుంది కాబట్టి ఈ రోజు మన దగ్గర ఈ యొక్క డబల్ ఇంజన్ సర్కార్ రావాలి ఈ గుండెలను తరిమి కొట్టేలాగా ఈ రోజు మీరంతా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటేయాలి వేస్తారు కదా అందరూ కూడా చేతులు పట్టి చెప్పండి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటేస్తారు కదా ఈ రోజు ఓటు బ్యాంకు పెంచుకోవడానికి బంగ్లాదేశ్ ముస్లింలను తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క పర్యటన స్థలం చామ్రాజ్ లోపట వాళ్ళకందరికీ కూడా దుకాన్లు పెట్టించారు అది దానికి సూపర్ బజార్ బేగం బజార్ ఈ విధంగా చేసేసారు అది పర్యటన స్థలం చార్మినారు అలా గుండాయిజానికి అలా ఓటు బ్యాంకుకు ఆడి యొక్క మనుషులను తెచ్చి నింపేసి చుట్టుముట్టంత ప్రాంతాల లోపల కూడా ఈ రోజు ఓటు బ్యాంకు గురించి కబ్జాలు చేసి దౌర్జన్యాలు చేసి గుండాయిజాలు చేసి ఈ రోజు కబ్జాదారులుగా మారిపోయారు ఎంఐఎం తొత్తులు ఎంఐఎం కార్యకర్తలు మేము ముస్లింలకు వ్యతిరేకం కానే కాదు మేము ఎంఐఎం గుండాలకు వ్యతిరేకం భారతీయ జనతా పార్టీ కాబట్టి ఈ రోజు నరేంద్ర మోదీ గారు మన ప్రధానమంత్రి గారు మనకు చెప్పిండు ఏమనగా మేము బీసీలకు ముఖ్యమంత్రి చేస్తామని చెప్పిండు కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఒక్కటై ఈ రోజు బీసీలు ఎస్సీలు అందరం కూడా ఒక్కటై భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపేయవలసిందిగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నాను ధన్యవాదాలు భారత్ మాతా కీ ధన్యవాదాలు మహేంద్రన్ గారికి ఇప్పుడు మన ముందు గోల్కొండ జిల్లా అధ్యక్షులైనటువంటి పాండి యాదవ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దీని తర్వాత మన ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి హేమంత్ విశ్వేశ్వర గారు మాట్లాడతారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మన భాగ్యనగరానికి విచ్చేసినటువంటి ఆదరణీయులు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి వర్యులు హిమంత్ విశ్వాస్ శర్మ గారికి అదేవిధంగా గోవా అధ్యక్షుడైనటువంటి సదానంద్ తన్వాడే గారికి మరియు ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులకు ఇక్కడ అభ్యర్థి అయినటువంటి మేఘారాణి అగర్వాల్ గారికి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను సోదరులారా भारतीय जनता पार्टी की ఎందుకు ఓటేయాలి हमें भारतीय जनता पार्टी की वोट क्यों देना है इसीलिए देना है कि पूरा विश्व में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जब केंद्र में सत्ता पे आए उस दिन से पूरा विश्व में भारत का कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ गई है ఒక రోజు ఎవరైతే భారతీయులంటే ఈసడించుకుంటుండ్రో ఈ రోజు అదే భారతీయులను ప్రపంచమంతా కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా గౌరవ మర్యాదలతో చూస్తున్నదంటే అది కేవలం నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వం వల్లనే కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉండడం మూలంగానే అందుకే భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటేయాలి జాతీయ స్థాయిలో తీవ్రవాదాన్ని అరికట్టిండు ఎక్కడ కూడా బాంబ్ బ్లాస్టులు లేవు ఎక్కడ కూడా ప్రాణ నష్టం జరుగుతలేదు ఎక్కడ కూడా కుంభకోణాలు జరుగుతలేవు దీనికి కారణం కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అదే విధంగా నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వం కాబట్టే భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటేయాలి అదే విధంగా రాష్ట్రంలో ఏదైతే పరివారవాద పాలన కుటుంబ పాలన జరుగుతుందో ఆ కుటుంబ పాలనకు వ్యతిరేకంగా అహంకారమైన పాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నందుకు దానిని మనం ఆపాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి అధికారం ఇవ్వాలి
అదే విధంగా ఏదైతే లోకల్గా ఉన్నామో ఇక్కడ ఎంఐఎం పార్టీని ఎదుర్కోవాలంటే భూ కబ్జాల నుంచి మనం పాత బస్తీని కాపాడుకోవాలంటే మన హిందూ సంప్రదాయాన్ని మన హిందూ సంస్కృతిని కాపాడుకోవాలంటే ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీని చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆనాడు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉంటే కాంగ్రెస్ తోని కలిసి ఉంటది ఎంఐఎం, ఈనాడు టీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉంటే టీఆర్ఎస్ తోని కలిసి ఉంటది ఎంఐఎం. కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎటువంటి ప్రజా ప్రయోజనాలు కానీ ఎటువంటి పాత బస్తీ ప్రయోజనాలు కానీ వాటి గురించి మాట్లాడకుండా కేవలం పొలిటికల్ పవర్ గురించి కేవలం ఎలక్షన్లో గెలవడానికి గురించి మాత్రమే ప్రభుత్వంలో ఉన్న పార్టీలతోని కలిసి కేవలం వాళ్ళ పార్టీ బాగోగులు మాత్రమే చూసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. అదేవిధంగా శాంతి భద్రతలు పరిరక్షించబడాలన్నా దేశం మొత్తంలో రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు పరిరక్షించబడాలన్నా ప్రభుత్వ యంత్రాంగాలన్నీ టీఆర్ఎస్ కు కాకుండా ప్రజల కోసం పనిచేయాలన్నా సమాజం కోసం పనిచేయాలన్నా భారతీయ జనతా పార్టీని అధికారంలోకి తేవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అదేవిధంగా ఎప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబించినా అవినీతి అవలంబించినా ఏదైనా కుంభకోణాలు చేసినా ఈడ ఉన్న మజ్లిస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ప్రశ్నించదు. కేవలం మజ్లిస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తదంటే కేవలం బీజేపీని మాత్రమే ప్రశ్నిస్తుంది. భారత జాతీయ వ్యతిరేక శక్తులు ఏం మాట్లాడితే మజ్లిస్ అదే మాట్లాడుతుంది. మోదీ వ్యతిరేక శక్తులు ఏవైతే మాట్లాడుతుందో భారతీయ జనతా మజ్లిస్ పార్టీ అదే మాట్లాడుతుంది. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీని మరొకసారి అక్కడ దేశంలో ఇటు రాష్ట్రంలో కూడా అధికారంలోకి తేవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రాష్ట్రంలో సమూల మార్పులు జరపాలంటే సమూల రాజకీయ మార్పులు జరగాలంటే మీరు అనేక సంవత్సరాలుగా కాంగ్రెస్ పాలనను చూసిండ్రు, అనేక సంవత్సరాలుగా తెలుగుదేశం పార్టీ పాలనను చూసిండ్రు, ఇప్పుడు 2014 నుంచి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పాలనను చూస్తుండ్రు. కానీ ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఒకరికంటే ఒకరు మించుతున్నారు అవినీతిలా, ఒకరికంటే ఒకరు మించుతున్నారు కుటుంబ పాలనలా. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీని అధికారంలోకి తేవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది రాష్ట్రంలో అటు దేశంలో. మీరు మొత్తం దేశం మొత్తం మీద చూసుకున్నట్టయితే జాతీయ పార్టీలు ప్రాంతీయ పార్టీలకు భేదం చూసుకున్నట్టయితే జాతీయ పార్టీలు మొత్తం జాతిని ఉద్దేశించి జాతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని జాతి ప్రజల దృష్టిలో పెట్టుకొని నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ప్రాంతీయ పార్టీలు మాత్రం కేవలం అధికార దాహంతోని వాళ్ళు అధికారంలోకి రావడానికి ఎన్నికల కోసం ఎన్నికల సమయంలో ఏ విధానాలు అవలంబిస్తే లాభమో అవి మాత్రమే అవలంబిస్తున్నాయి. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ పార్టీ అయిన భారతీయ జనతా పార్టీని అధికారంలోకి తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరందరూ అడగవచ్చు జాతీయ పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ కూడా జాతీయ పార్టీ కదా అని. కాంగ్రెస్ కూడా జాతీయ పార్టీ అయినప్పటికీ గత 60 సంవత్సరాల నుంచి అనేక అవినీతికి పాల్పడింది. కేవలం కుటుంబ పాలన మాత్రమే చేసింది. కేవలం స్వార్థపూరిత రాజకీయాలే చేసింది. కేవలం తుష్టీకరణ ఒక వర్గాన్ని మొత్తం తుష్టీకరించడానికి సంతృప్తి పొందడానికి ఆ విధంగా పాలన చేసింది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ కు మద్దతు ఇవ్వద్దు. అదేవిధంగా ప్రాంతీయ పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో దేశం మొత్తంలో ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా అన్ని కూడా కుటుంబ పార్టీలే. మీరు అన్ని ఏ ప్రాంతీయ పార్టీని చూసినా సమాజ్వాదీ పార్టీని చూసినా ఎంఐఎం పార్టీని చూసినా ఇంకా టీఆర్ఎస్ పార్టీని చూసినా అక్కడ తమిళనాడులో పోయి పార్టీని చూసినా బెంగాల్లో పోయి పార్టీ చూసినా ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ కూడా కుటుంబ వారసుల పార్టీలు. కాబట్టి ఆ ప్రాంతీయ పార్టీలన్నింటినీ వ్యతిరేకించవలసిన అవసరం ఉన్నది. मैं हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक विनती करता हूं, सर देश में अनेक पार्टी है, नेशनल पार्टी से और जो प्रदेश के पार्टी से, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये एमआईएम या ये नेशनल पार्टी है या ये प्रदेश का पार्टी है. या तो ये नेशनल पार्टी भी नहीं होता और या प्रदेश का पार्टी भी नहीं होता, क्योंकि जहां वो लोग लड़ना चाहते हैं अपना मतलब से वो लोग लड़ते हैं, जहां नहीं लड़ना चाहते हैं अपने मतलब से किसी को तुष्टीकरण करने के लिए, किसी पार्टी को किसी मुख्यमंत्री को तुष्टीकरण करने के लिए केवल वहां ही लड़ते हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एमआईएम को कौन सा पार्टी बोलना है? क्या हम नेशनल पार्टी बोलना है, क्या प्रदेश के पार्टी बोलना है, क्या उप प्रदेश के पार्टी बोलना है? तो मैं सभी यहाँ पे पधारे सभी वोटर महाशयों को आज का समय अपना वोट अमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए और अपने आजू बाजू पड़ोस मित्र सभी लोगों को बोलकर अपना वोट का उपयोग कीजिए. ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है.
तो आप सभी लोगों को फिर एक बार विनम्र पूर्वक नमस्कार करते हुए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। यहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाजिए और वहां पे देश में भी भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता में ला लिए। तो इसीलिए फिर एक बार आप सभी लोगों को विनम्र पूर्वक नमस्कार करते हुए जय हिंद। దయచేసి డీసీపీ గారు కొద్దిగా అక్కడ బారికేడ్ తీసి జనాలను లోపలికి పంపించాలని కోరుతా ఉన్నాము. అక్కడ ఆపేసిరంటే జనాలందరినీ దయచేసి వాళ్ళందరినీ లోపలికి పంపించండి. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మన ముందు ఎవరి గురించి అయితే మనం అప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నామో అస్సాం ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి హేమంత బిశ్వ శర్మ గారితో మనవి చేస్తున్నాను. వాళ్ళకు ఒక మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. अभी मैं अनुरोध करता हूं कि हम हमारे आज के मुख्य अतिथि हेमंत बिश्वा शर्मा जी से कि वो हमें मन उद्देशिंచి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. అలాగే మన ముందు గోవా బీజేపీ అధ్యక్షులైనటువంటి సదానంద్ గారు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు. వాళ్ళు రాజ్యసభ సభ్యులు. ఇప్పుడు మన ముందు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి హేమంత బిశ్వ శర్మ గారితో నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. వాళ్ళు మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक? पता है कि नहीं 22 जनवरी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में? पता है कि नहीं? जाना है तो जाना है कि नहीं? अमित शाह जी बोल के गया है तेलंगाना में जब बीजेपी का सरकार होगा सबको सरकारी अतिथि बना के राम मंदिर देखने के लिए हम लोग लेके जाएगा। तो मेरा साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच में विराजमान श्री जामालपुर शेखर जी, श्री सदानंद जी, श्री पांडु यादव जी, नंद कुमार यादव जी, मधुसूदन रेड्डी जी, आलवाला इंद्रसेना रेड्डी जी, आले भाग्य लक्ष्मी जी हमारे उम्मीदवार, वाई नरेश जी हमारे उम्मीदवार, क्वादी महेंद्र जी, आली जितेंद्र सिंह, कोटी धर्मा तेजा जी, मेघा रानी अग्रवाल जी हमारे चारमीनार की उम्मीदवार, भाइयों बहनों पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे सभा में आज सब लोग आए और एक साथ बैठ के एक माहौल भी बनाया कि तेलंगाना में अभी बीजेपी का सरकार भी बनाना है और देश में भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों और बहनों, कल मैंने एयरपोर्ट से जब आया, आते आते मैंने ओवैसी जी का एक वीडियो देखा। एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है कि आप स्टेज में और पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है
और पुलिस भी बेचारा सुन रहा है। एक बार सोचिए, अगर तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तब किसी का हिम्मत भी होगा ऐसे पुलिस को गाली देने का? खाली आप लोग एक बार सोचिए, तेलंगाना में कमी क्या है? एक बार अगर बीजेपी सरकार हो जाते हैं ना, तो तेलंगाना में तुष्टीकरण का राजनीति भी खत्म हो जाएगा और देश भी और तेलंगाना भी सीधा रास्ता में चलना शुरू कर देगा। भाई और बहनों, मैं तो हैरान हो गया जब एयरपोर्ट ने मुझको किसी ने ये वीडियो दिखाया। अभी वो वीडियो देख के मुझको लग रहा था कि देश में हमारे अभी भी डेमोक्रेसी चल रहा है कि अभी भी देश में मुगल जैसा, राजाकार जैसा शासन चल रहा है। हमारा देश को आगे बढ़वाना है। ऐसे और जगह में था, यूपी में भी ऐसा करता था, असम में भी ऐसा करता था, लेकिन जब बीजेपी का सरकार बन गया यूपी में, असम में, हम थोड़ा थोड़ा टाइट देने का काम किया। अभी किसी का हिम्मत भी नहीं होता है पुलिस को धमकाना, सरकारी ऑफिसर को धमकाना, वो किसी ने अभी हिम्मत भी नहीं करते हैं। तेलंगाना में अभी चुनाव आ रहा है। मैंने देखा कांग्रेस भी एक ही वर्ग को तुष्टीकरण के लिए काम कर रहा है, बीआरएस भी एक ही वर्ग को तुष्टीकरण के लिए काम कर रहा है। जैसे लग रहा है कि तेलंगाना में और कोई नहीं रहता है, खाली एक ही कम्युनिटी रहता है और कोई नहीं रहता है। भाई और बहनों, हमें तेलंगाना को बदलाना है, हमें तेलंगाना में परिवर्तन लाना है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में तेलंगाना में हमारे सरकार बनाना है, ये संकल्प हमें लेना है। भाई और बहनों, हमें ये एक बात हमको मान के चलना चाहिए कि तेलंगाना में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, कोई चीज ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग अगर देखिए, तेलंगाना में जो भी इलेक्शन में वादा किया जाते हैं वो भी नहीं होते हैं और तेलंगाना में खाली तुष्टीकरण का राजनीति होते हैं। हमने देखा तेलंगाना में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम का बात चला, फिर क्या हुआ? सारे क्वेश्चन पेपर, आंसर स्क्रिप्ट एक साथ ही लीक हो गया और किसी को, कोई गरीब और मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों को नौकरी मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ। भाई और बहनों, ये बीआरएस ने जो सरकार चलाया, खाली एक ही परिवार के लिए सरकार चलाया। जब हम हैदराबाद में आते हैं या तेलंगाना में आते हो तो एक ही बात देखा जाते हैं कि एक फैमिली के लिए ही यहां सरकार चलते हैं। जब तेलंगाना स्टेटहुड का एजिटेशन चला था तो केसीआर जी ने क्या बोला था कि अगर तेलंगाना में टीआरएस का सरकार आएगा तो एक बैकवर्ड कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चुनाव हो गया, चुनाव होने का बाद वो कोई बैकवर्ड कम्युनिटी से मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद मुख्यमंत्री बन के बैठ गया। लेकिन आज बीजेपी का वादा है, जब हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, हम तेलंगाना में एक बीसी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम करेगा। भाई और बहनों, हमारे तेलंगाना में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का अंदर सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा डिमांड रहा, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सभा हुआ और हमने एक बात आप लोग को बोलना चाहता हूं, तेलंगाना में जब बीजेपी का सरकार आएगा, हम लोग
तेलंगाना में शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन के लिए हम तुरंत काम करूंगा और शेड्यूल कास्ट समाज को न्याय देने के लिए हम लोग काम करेगा, ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, जब केसीआर जी चीफ मिनिस्टर बना था, वो समय उन्होंने बोला था कि हम लोग लिबरेशन डे हम लोग मनाएगा, लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ उनको हिम्मत नहीं हुआ, उन्होंने लिबरेशन डे मनाने के लिए हिम्मत नहीं किया। लेकिन ये देश में नरेंद्र मोदी जी को कोई धमका नहीं सकता है, अमित सिंह शाह जी को कोई धमका नहीं सकता है। तेलंगाना में जब हमारा सरकार बनेगा 17 सितंबर का दिन हम हर साल हैदराबाद लिबरेशन डे हम लोग मनाएगा, ये भी हम लोग का वादा है। भाइयों और बहनों, हम असम से आते हैं। असम में मैंने हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का बेटा बेटी है, वो लोग पहले मद्रासा में पढ़ते थे। मैंने मद्रासा में जाना शुरू किया, मैं मद्रासा में दौरा करना शुरू किया और मैं बेटा बेटियों को पूछता था कि आपको क्या बनना है। वो लोग बोलता है कि मुझको डॉक्टर बनाना है, मुझको इंजीनियर बनना है। तब मैंने पिता माताओं को बुला के पूछा, आप लोग बेटा बेटियों को मद्रासा में दिया है, बेटा बेटी बोल रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन मद्रासा से तो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, तो आप लोग क्या कर रहा है? बोलते नहीं साहब, हम लोग का पास उपाय नहीं था। हमने क्या किया, असम में 700 मद्रासा एक साथ बंद कर दिया और हमने सब स्कूल को, मद्रासा को हमने जनरल स्कूल बना दिया। अभी सबका बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख सकता है, उनको अपना जीवन को आगे ले जाने का अधिकार भी मिल चुका है। भाइयों और बहनों, आज हमें एक बात सीधा देखना है कि तुष्टीकरण का राजनीति से देश आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सबका साथ, सबका विकास नीति का साथ हमें आगे बढ़ना है और सबको साथ हम लेके चलना है। और एक बार हमें ये भी मान लेना चाहिए कि ये जो हमारा जो देश है, ये देश राम का देश है, ये कृष्ण भगवान का देश है, ये भी हमें मान के आगे लेके जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज हम तेलंगाना में जो मैं चुनाव देख रहा हूं, राहुल गांधी भी यहां आते हैं और आके एक ही कम्युनिटी का बात बोलते हैं। केसीआर भी आते हैं, एक ही कम्युनिटी का बात बोलते हैं। कोई नहीं पूछते हैं कि तेलंगाना में, ऑल हैदराबाद में, हमारा हैदराबाद में, पूरा तेलंगाना में हिंदू को क्या चाहिए, ये कोई नहीं पूछते हैं कि मैं माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप दूंगा। आप माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप दीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये भी सोच के रखिए, हिंदू समाज में भी गरीब होता है, तो हिंदू समाज को भी आपको स्कॉलरशिप देना चाहिए। आप खाली एक ही वर्ग का बात बोलेगा, ऐसे समाज नहीं चलते हैं। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देखिए, हमारे ये पूरा तेलंगाना प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आज हमारा ऑल हैदराबाद सिटी में मेट्रो रेल आना था, लेकिन अभी तक मेट्रो रेल नहीं आया। किस लिए? हमारा केसीआर सरकार ऑल टर्मिनल में मेट्रो रेल देखना नहीं चाहते हैं, यहां में मॉडर्न सुविधा लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारा बीजेपी का ये उम्मीद है और हम बीजेपी ये मान के चलता हूं
कि जब तेलंगाना में हमारा जब सरकार होगा तब हम ऑल हैदराबाद सिटी में मेट्रो रेल का भी व्यवस्था करेगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, हमारे चारमीनार से जो विधायक जीतते हैं वो लोग खुद सरकारी जमीन कब्जा करने का काम करता है। अगर मंत्री एमएलए सरकार का ही जमीन कब्जा करने का काम करता है तो गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा, ये बात भी आप लोग एक बार सोचना चाहिए। भाई और बहनों, मैं तो एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा समाज में तभी परिवर्तन होता है जब समाज में नरेंद्र मोदी जैसा नेता का जन्म होता है, जब नरेंद्र मोदी जैसा नेता का प्रधानमंत्री जैसा पद मिलते हैं। आज जैसे हम भाग्य लक्ष्मी मंदिर का सामने बैठा हुआ है, आज आप लोग सोच सकता है ऐसा ही परिवेश था, ऐसा ही सिचुएशन था। एक दिन हमारे लोग सोचते थे कि राम मंदिर अयोध्या में कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। देश में एक वातावरण बनाया गया था कि राम मंदिर नहीं बन सकता है, कारण राम मंदिर बनने से कोई एक वर्ग का लोग असंतुष्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने राम मंदिर बनाने का हिम्मत नहीं किया, इंदिरा गांधी ने राम मंदिर बनाने का हिम्मत नहीं किया, राजीव गांधी ने राम मंदिर बनाने का हिम्मत नहीं किया और मन भी नहीं था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने तब राम मंदिर बनाने का भी काम शुरू हुआ और आज 22 जनवरी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगा। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होते थे, क्या देश में राम मंदिर कभी बनते थे? कभी राम मंदिर बनते थे? लेकिन आप लोग देखिए, कांग्रेस लोग बोल रहा था कि राम मंदिर बनने से हल्ला हो जाएगा, लेकिन आज राम मंदिर बन चुका है। किसी का हल्ला करने का हिम्मत हुआ? किसी का हल्ला करने का हिम्मत हुआ? लोग क्या बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर से अगर 370 धारा हटा देगा तो देश में हल्ला हो जाएगा। क्या हल्ला हुआ? आज बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर जाके 370 धारा हटा दिया। अमित शाह जी ने 370 धारा हटा दिया। किसी को हल्ला करने का हिम्मत हुआ क्या? किसी को हल्ला करने का हिम्मत हुआ क्या? न्याय के लिए तुष्टीकरण का राजनीति नहीं होना चाहिए। एक दिन हम लोग जैसे मानता हूं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होना चाहिए, आज लगते हैं ये बहुत कठिन काम है, लेकिन जब बीजेपी सरकार बन जाते हैं ना, ये काम आधा घंटा में हो जाता है और कोई हल्ला करने का हिम्मत भी नहीं करेगा। ऐसा पॉलिटिकल हमें लीडरशिप का जरूरत होते हैं। देखने के लिए भी लगता है असंभव है, ये काम नहीं हो सकता है। क्या हैदराबाद में ओल्ड सिटी में क्या मेट्रो रेल बना पाएगा? क्या किसी का जमीन हम लोग ले पाएगा? किसी ने जो खोला आम पुलिस को धमकी देते हैं, क्या ये बंद कर पाएगा? किसी को भाग्यनगर नाम देना है, क्या यह संभव होगा? लगता है ये असंभव। इसलिए हमें टीआरएस का सरकार देखा हूं, हमें कांग्रेस का नेतृत्व को देखा हूं, लेकिन जब एक बार बीजेपी का सरकार बन जाते हैं ना, ये काम आधा घंटा में हो जाते हैं, इसमें किसी का हिम्मत भी नहीं होते हैं। भाई और बहनों, अभी अभी आप लोग देख सकते हैं, पूरा देश में एक समय था, हर दिन आतंकवादी हमला होते थे,
हैदराबाद में भी होते थे, मुंबई में भी होते थे। कासब आके मुंबई में खुले आम लोगों को हत्या किया था। कांग्रेस ने क्या बोला था कि पाकिस्तान का हाथ में न्यूक्लियर बम है, इसीलिए अगर हम पाकिस्तान को हमला करूंगा तो देश में न्यूक्लियर वार हो जाएगा, इसीलिए हम पाकिस्तान को हमला नहीं करूंगा, हम यूएन जाऊंगा, हम राष्ट्र संघ जाऊंगा, ये कांग्रेस बोलते थे। ठीक है, देश का भी विश्वास हो गया था कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, अगर हम लोग कुछ कर देता हूं तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, पूरा न्यूक्लियर वार लग जाएगा। लोगों का मन में ये घुस गया था। पाकिस्तान लोगों को हिम्मत मिलते रहा और बार बार देश में आतंकवादी हमला होते रहा। पाकिस्तान को पता नहीं था क्या देश का अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुका है। फिर दोबारा पाकिस्तान में हमला किया। मोदी जी ने जाके पाकिस्तान में 2 सर बम फुटवा दिया। फिर आज देश में क्या होता है? कोई आतंकवादी हमला होता है? आज देश में कोई टेररिस्ट दिखाई देता है? कोई आतंकवादी आते हैं? आपने कभी सुना है मोदी जी आने के बाद हैदराबाद में बम फूटा है, मुंबई में बम फूटा है, गुवाहाटी में बम फूटा है? मतलब आप देखिए, एक बीजेपी का सरकार बना, साथ साथ में आतंकवादी लोग भी अंडरग्राउंड होके चला गया। ऐसे आज आप देखते हो ना, जो बड़ा बड़ा नेता है हर दिन स्टेज से पूरा देश को ही चैलेंज कर देते हैं, हल्ला करते रहते हैं। एक बार तेलंगाना में बीजेपी का सरकार आने दीजिए, सब रातों रात अंडरग्राउंड हो जाएगा, आप लोगों को दिखाई भी नहीं देगा कहां गया भैया, वो कहां गया। भाई साहब, मैं एक ही बात भाइयों और बहनों बोलना चाहता हूं, हर बात पॉलिटिकल विल से होते हैं, हर बात पॉलिटिकल विल से होते हैं। अगर आज असम में, यूपी में, हरियाणा में कोई नेता स्टेज से पुलिस को धमकाता था ना, पुलिस उधर ही स्टेज में आके माइक का स्विच बंद करके वो नेता को खींच के जेल तक लेके जाता था। लेकिन तेलंगाना में क्यों हिम्मत नहीं है? कारण तेलंगाना में तुष्टीकरण का सरकार है। तेलंगाना में जो सरकार है, वो सरकार तुष्टीकरण का राजनीति करता है, इसीलिए हमारा बात नहीं सुना जाते हैं। भाइयों और बहनों, ये जो आप चारमीनार भी देखते हो ना, हमारा असम में भी ऐसा ही जगह था। मैंने वोटर लिस्ट को चेकिंग करना काम में लग गया। भाई वोटर लिस्ट चेक करो। इलेक्शन कमीशन को मैंने बोला कि वोटर लिस्ट चेक करो। फिर मैंने देखा भारत में एक वर्ग होता है, एक कम्युनिटी होता है, जो मुर्दे वाला व्यक्ति का नाम भी वोटर लिस्ट में रख देते हैं और वही लोग वोट देते हैं और चुनाव एक तरफा कर लेते हैं। मैं तो ये भी मेरा मानना है, अगर तेलंगाना में हमारे सरकार आते हैं, एक बार वोटर लिस्ट को हम लोग क्लीन कर देता हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा वो लोग कभी और शासन में नहीं आ पाएगा, ये बात भी पक्का है। इसीलिए वो लोग अपना मरने वाला व्यक्ति का नाम भी वोटर लिस्ट से नहीं काटते हैं। भाइयों और बहनों, हमने 10 साल का केसीआर का शासन देखा। ये केसीआर का शासन में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। बोलते थे कि हम 2 लाख 1.5 लाख लड़का लड़कियों को, बेटा बेटियों को नौकरी दूंगा। किसी को नौकरी मिला तेलंगाना में? किसी को जॉब मिला? आज आप देखिए 3.5 लाख रुपया ये सरकार ने उधर लेके रखा है
फिर बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग रेवेन्यू सरप्लस देते हैं। एक व्यक्ति का अगर सिर में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा होते हैं, वो क्या रेवेन्यू सरप्लस हो सकता है क्या? ऐसे ही आज एडवर्टाइजमेंट पेपर में विज्ञापन देके ये सरकार चलना चाहते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूं। कभी कभी मैं भोपाल जाता हूं, इंदौर जाता हूं, वहां में भी तेलंगाना सरकार का फुल पेज एडवर्टाइज निकालते हैं। तो मैं सोचता हूं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सरकारी पैसा को बर्बाद करने का मतलब क्या होता है? जो काम नहीं करते हैं वो ज्यादा एडवर्टाइज देते हैं, ज्यादा पैसा खर्चा करता है एडवर्टाइज देने में, किसलिए अंदर में वो कुछ काम ही नहीं किया है। आज हम आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, अगर तेलंगाना में बीजेपी का सरकार बन जाएगा, हम आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि तेलंगाना में केसीआर का सरकार का समय जितना करप्शन हुआ, ये सारा करप्शन हम सुप्रीम कोर्ट का जादू से हम इंक्वायरी भी करवाऊंगा और ये पैसा लूटने वाला लोगों को हम जेल में भी भरवाऊंगा। ये भी हम लोग का वादा है। भाइयों और बहनों, आज हम आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि डबल इंजन का जब सरकार बनेगा, जैसे असम में बीजेपी का सरकार बना, पहला 2 साल में ही मैंने 1 लाख युवा युवतियों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 2 साल में हमने 1 लाख युवक और युवतियों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। लेकिन असम से तेलंगाना बहुत बड़ा प्रदेश है। जब हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, ये हमारा वादा है कि तेलंगाना में हम जितना भी सरकारी वैकेंट पोस्ट है, सारे वैकेंट पोस्ट में 1 साल का ही अंदर हम अपॉइंटमेंट का काम भी कंप्लीट कर दूंगा और सब खाली पोस्ट में गरीब और मध्यम वर्गीय जो भी हमारे बच्चा है, सबको नौकरी देने के लिए हम काम करूंगा। भाई और बहनों, देश में हिंदू का नाम में रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। देश में रिजर्वेशन होता है एसटी का नाम से, शेड्यूल कास्ट का नाम से, ओबीसी का नाम से। जैसे देश में हिंदू के लिए रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, ऐसे देश में मुसलमानों के लिए भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज जो तेलंगाना सरकार जो 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहा है, वो गलत रिजर्वेशन दे रहा है। अगर आप 4% मुसलमान को रिजर्वेशन देते हैं, वो कानून आपको उसका इजाजत नहीं देते हैं। बीजेपी का वादा है, हम वो मुसलमान का नाम में जो 4% अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप रिजर्वेशन दे रहा है, हम उसको बंद करके शेड्यूल कास्ट ओबीसी का नाम में वो रिजर्वेशन हम लोग बढ़ा देगा। ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, आज देश में कोई प्रदेश में कोई धर्म का नाम में रिजर्वेशन नहीं होते हैं, लेकिन तेलंगाना में ये रिजर्वेशन होते हैं। कांग्रेस भी बोलते हैं हम लोग रिजर्वेशन दूंगा एक कम्युनिटी को। अरे देना है तो हिंदू को भी दो। अगर आप 4% मुसलमान को देते हो, देश में 17% मुसलमान आबादी होता है, 80% हिंदू का आबादी होते हैं, तो हमें भी 20% रिजर्वेशन दो। लेकिन हमें तो आप नहीं देते हो, कि इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। लेकिन आप मुसलमान का नाम में जो 4% इलीगल रिजर्वेशन देते हो, वो आप एसटी, एससी और ओबीसी को दे दीजिए। ये हमारा बीजेपी का वादा है। सरकार बनने से
हम पहला कैबिनेट में ही ये निर्णय हम लोग लेगा, ये हम लोग का वादा है। भाइयों और बहनों, आप लोग देखा होगा इजराइल और हमास का बीच में लड़ाई हो रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पैलेस्टाइन स्टेट बनना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इजराइल स्टेट भी बनना चाहिए, पैलेस्टाइन स्टेट भी बनना चाहिए, लेकिन ये स्टेट बनाने का काम कोई आतंकवादी संगठन का नहीं होते हैं। ये जो स्टेट बनाने का काम होता है, ये यूएनओ का होता है, डिप्लोमेसी का काम होते हैं। लेकिन आप बच्चा को अगर किडनैप करके लेके जाएगा, आप माताओं को अपहरण करके लेके जाएगा, बुजुर्ग व्यक्ति को आप गोली मार के मारेगा, ऐसे कोई स्टेट बन सकता है क्या? कोई बन सकता है कैसा ऐसा स्टेट? मोदी जी ने बोला हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता हूं, लेकिन हम हमास को हम सपोर्ट नहीं करता हूं। हमास एक आतंकवादी संगठन है और हमास का खिलाफ व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने हमास का खिलाफ बोला? आपने कोई सुना है? राहुल ने हमास का खिलाफ बोला? प्रियंका गांधी ने हमास का खिलाफ बोला? किस लिए उन लोग का डर है। अगर मैं हमास का खिलाफ बोल लूं तो देश का अंदर जो हमास है वो लोग मेरा ऊपर नाराज हो जाएगा, इसीलिए वो लोग हमास का खिलाफ भी बोलते नहीं है। मैं तो मजाक में बोलते हूं, उधर जो इजराइल का खिलाफ पोस्टर लगा के घूमते हो, उसका जगह में वहां जाके लड़ाई क्यों नहीं करते हो? लड़ाई करने का तो दम तुम्हारा नहीं है, लेकिन इधर में आप पोस्टर लगवा के हमारा माहौल खराब करने का कोशिश करते हो। अगर आपका दम है तो आप जाते नहीं क्यों वहां लड़ने के लिए? वो जाने का तो दम नहीं है, खाली ओल्ड सिटी में ही हल्ला करते घूमते रहना है, आगे भी जाना नहीं है, पीछे भी जाना नहीं है, ऐसा ही काम चलते हैं। तो हमारा यहां में एक सांसद होते हैं, हमारा ओवैसी भाई ने हमास का सपोर्ट ने स्टेटमेंट दिया। तब मैंने गुवाहाटी में बोला, भाई आप क्यों स्टेटमेंट देते हो? मैं पासपोर्ट वीजा करवा देता हूं, आप जाके वहां लड़ने का काम करो। लड़ने का हिम्मत नहीं होते हैं, खाली ओल्ड सिटी में ही इधर से उधर हल्ला करते घूमते रहो, इससे देश नहीं बनते हैं। भाई हम भी चाहते हैं पैलेस्टाइन, हम भी चाहते हैं पैलेस्टाइन बने, लेकिन कोई बुजुर्ग को, कोई बच्चा को, कोई मां को हत्या करके कोई देश नहीं बनते हैं। देश कैसे बनते हैं ये महात्मा गांधी ने दिखा के गया है, देश कैसे बनते हैं। अगर देश बनाना है तो गांधी जी से सीखो तो देश बना पाएगा, लेकिन अगर देश बनाना है कभी जिन्ना से नहीं सीखो। अगर जिन्ना से सीखते हो तो आपका भी हालत पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, लेकिन अगर आप गांधी जी से सीखते हो तो आपका देश भारत जैसा स्वर्ग बन जाएगा, भारत जैसा स्वर्ग बनेगा। इसीलिए मैं हमेशा ये पैलेस्टाइनी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, मुलाकात तो नहीं होते हैं, लेकिन मेरा मन में इच्छा होता है कभी उनको मिलने से मैं बोलूंगा, भाई देखो देश बनाने का दो तरीका है। एक तो गांधी जी का तरीका होते हैं नॉन वायलेंट, सबका साथ प्यार मोहब्बत से देश बना लिया, इसीलिए आज भारत चंद्र में भी जाने का क्षमता रखते हैं। किसी लिए ये देश प्यार और मोहब्बत का ऊपर बना था, लेकिन देश बनाने का और एक मॉडल है, जिन्ना का मॉडल है, राजाकार का मॉडल है। वो मॉडल में जाएगा वो देश कभी सक्सेस नहीं होते हैं। आज पाकिस्तान में आटा का दाम कितना है, पेट्रोल का दाम कितना है, डीजल का दाम कितना है,
डेली मारपीट होता है, उस देश में शांति नहीं होते हैं। इसीलिए मैं तो पैलेस्टाइन का भाइयों को भी बोलता हूं, देखो देश बनाना है तो हमास को छोड़ दो, गांधी जी का रास्ता में चलो, देश भी बनेगा, शांति भी होगा और पूरा देश तरक्की भी करेगा। लेकिन अगर हमास का रास्ता में जाएगा, कुछ नहीं होगा, खाली रक्तपात होगा, ब्लडशेड होगा और कुछ नहीं होगा। भाइयों और बहनों, मेरा दुख लगता है जब ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी डर में मारे हमास का खिलाफ नहीं बोलते हैं। आज लेकिन हमारा बीजेपी का अंदर, हमारा कार्यकर्ता का अंदर इतना ताकत होता है कि हम पैलेस्टाइन देश के लिए भी बोलता हूं और हम हमास का खिलाफ भी करता हूं। ऐसा ताकत खाली देश में बीजेपी का पास होते हैं। भाइयों और बहनों, ये सारे सब एक साथ मिले हुए व्यवस्था है। सब लोग मोदी जी को देखना नहीं चाहते हैं, मोदी जी का खिलाफ होते हैं। वो दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप हुआ, हम तो हर गेम में जीत रहा था, फाइनल में हार गया। फिर मैं आके देखा और दिन कौन सा था, क्यों हारा। हम लोग थोड़ा हिंदू है, दिन इन देख के ही तो चलता हूं। फिर मैंने देखा वर्ल्ड कप का फाइनल का दिन ऐसा दिन में हुआ था जो दिन इंदिरा गांधी का भी जन्मदिन हुआ करता था। तो इंदिरा गांधी का जन्मदिन में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ तो देश हार गया। तो इसीलिए मैं बीसीसीआई को बोलना चाहता हूं, आगे पीछे अगर वर्ल्ड कप का फाइनल गेम करते हो तो हिसाब करके रखो, वो दिन गांधी परिवार से जोड़ा दिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश हार जाएगा। आप लोग भी देखो तो जो दिन फाइनल हुआ था, आप लोग भी अभी गूगल करके देखो, वो दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन था। इंदिरा गांधी का जन्मदिन था और वही इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लाया था। तो इसीलिए मैं तो सब लोगों को बोलता हूं, मैं बीसीसीआई को बोलता हूं, आगे पीछे कोई देश का भले सोचते हो तो वो दिन ठीक से पंजिका में देख लो, वो दिन कोई गांधी फैमिली का जन्मदिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। ऐसे ही मेरा मानना है। भाइयों और बहनों, हमें लड़ाई भी लड़ना है। चारमीनार सीट में जीतने के लिए हमें सबको अपना थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? 100% वोटिंग करना पड़ेगा। हमारा घर में कोई लोग रुक जाते हैं ना, वोट देने नहीं आते हैं, बाकी लोग 100% वोटिंग करते हैं। वोट होने से भी नहीं करते हैं, नहीं होने से भी करते हैं, रिगिंग करके सारे वोट करवा लेता है। हमें रिगिंग करना नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोग वोट देने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? 100% हमें वोट देना है। 100% अगर हम वोट देते हो ना, तो तेलंगाना में बीजेपी का सरकार भी बनेगा, चारमीनार में भी हम लोग जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भाई और बहनों, हमारे तीनों उम्मीदवार हमारे बीच में है। बहादुरपुरा से नरेश भाई, हमारे कोडी महेंद्र जी, चंद्रयान गुट्टा से, बहादुरपुरा से हमारा नरेश भाई और हमारे बहन मेघा रानी जी चारमीनार सीट से। आप लोग मान के चलिए, अगर हम हिंदू राम मंदिर बना सकता हूं ना, तो अब चारमीनार का लोग मेघा रानी को भी जिता सकता है, जिता सकता है। खाली मन में ताकत होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस बार हम जिता के ही रहूंगा, और उसी ताकत से हमें 100% वोटिंग करना है। करना है कि नहीं? 100%।
अगर घर का कोई लोग, हमारा यहाँ बंगाली भाई लोग भी होते हैं, सबार भालो तो जो बांग्ला भाई लोग हैं, किसी का अगर बंगाल में अभी कोई है तो बुला के ले आइए। कोई वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन मुंबई में है, दिल्ली में है, सबको बुला के लेके आइए। हमें रिगिंग करना नहीं होता है। हिंदू जानते भी नहीं, भारतीय लोग जानते भी नहीं कैसे रिगिंग करना है, लेकिन हमें 100% वोटिंग करना हमें सीखना चाहिए। ये हमारे लिए जरूरत होते हैं, ठीक है ना। 100% वोटिंग करूंगा ना। जो भी बाहर में है बुला के लेके आइए। ये टीआरएस और कांग्रेस और एमआईएम सब एक ही थाल में खाना खाने वाला है। ये लोगों को तुष्टीकरण का सिवा वो लोग कुछ नहीं जानते हैं। खाली बीजेपी ही अलग है। हम तुष्टीकरण नहीं जानता हूं, हम सबका साथ, सबका विकास चाहता हूं। बीजेपी ही ऐसा पार्टी है जो पैलेस्टाइन भी चाहते हैं, लेकिन हमास को हम कभी सपोर्ट भी नहीं करूंगा। ऐसा हमारा देश है। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम क्या किया? हमारा मुसलमान माताओं और बहनों को तलाक का व्यवस्था था। आप जन्म जन्म का शादी करते हो, हम लोग तो साथ फिरा करके शादी करता हूं। भाई एक जन्म का रिश्ता नहीं, 7 जन्म का हमारा रिश्ता होगा। मरने का बाद भी हम भगवान को प्रार्थना करता हूं, यही मेरा पत्नी का पुनर्जन्म हो, अगले जन्म में भी मुझको इसको ही शादी करना है। ये हमारा हिंदू का संस्कार है। मुसलमान समाज में भी बहनों और माता वही चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड एक ही हो, और इसीलिए तलाक से उनका मन में बहुत दुख था। लेकिन मोदी जी खाली हिंदू के लिए नहीं सोचते हैं। मोदी जी तो मुसलमान मां, बहन, बेटियों के लिए सोचता है। और इसीलिए देश में जो काम करने का किसी का हिम्मत नहीं हुआ, वो नरेंद्र मोदी जी ने तलाक व्यवस्था को खत्म कर दिया है। भाई और बहनों, लोग मेरे से नाराज भी हो जाएगा। असम में अभी हम लोग और एक व्यवस्था करने जा रहा हूं। 4 फरवरी हमारा एक कानून आएगा, एक हस्बैंड जीवन में खाली एक वाइफ को ही शादी कर पाएगा। 3-3, 4-4 शादी करने वाला दुकान हम लोग बंद करना चाहता हूं। और जब मैं असम में ये जब कानून बनाया और कानून को मैंने पब्लिक में रखा, किस लिए? एक समाज में व्यवस्था है, तलाक देने का बाद और शादी करो, और शादी करो, 3 एक साथ रख सकते हो। हमने वो लोगों को ही पूछा, हमारे मुसलमान भाई बहन को, कि देखो हम लोग कानून लाने जा रहा हूं, एक हस्बैंड को एक ही वाइफ साथ में रखना होगा। डाइवोर्स देगा तभी दूसरा शादी कर पाएगा। आपका कोई आपत्ति है? असम का मुसलमान लोगों ने खड़ा होकर बोला कि हमारा कोई आपत्ति नहीं है, आप ये कानून बनाइए। आज हम लोग असम में वो माहौल बनाया हो। मुसलमान लोग भी बोलते हैं कि तलाक हमारा सपोर्ट नहीं है। मुसलमान लोग बोलते हैं कि एक पति का एक ही पत्नी होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आज बीजेपी का सरकार कहां है? उत्तरांचल में है, गुजरात में है, असम में है। हम फरवरी तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित कर दूंगा, ये हम लोग ने पॉलिटिकल विल बना लिया। अभी असम में फरवरी से क्या होगा? तलाक तो मोदी जी ने खत्म किया, लेकिन आप एक समय में आप 3-3 शादी नहीं कर पाएगा। एक समय में आप एक ही शादी कर पाएगा। दूसरा शादी करना है तो पहला वाला पत्नी को आप कानून का अनुसार डाइवोर्स करके ही आप दूसरा शादी कर पाएगा।
लेकिन मैं अगर ये बात केसीआर को बोलो, केसीआर जी ऐसा एक कानून बनाओ, वो तो फीड हो जाएगा। अरे क्या बात बोल रहे हैं, वो तो मर जाएगा कि नहीं जाएगा बोलिए। अगर मैं राहुल गांधी को बोलो कि राहुल जी ऐसा कानून मैं असम में लेके आया हूं, आप कर्नाटक में ऐसा कानून लाइए, वो तो मुद्दा हो जाएगा साथ साथ में। लेकिन जहां बीजेपी का सरकार होते हैं, हम असंभव को भी हम संभव करके दिखा देता हूं। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं तो मान के चलता हूं, एक समय आएगा पूरा देश में मुसलमान का जो माता और बेटी होते हैं ना, वोट देने के लिए तो वो लोग का ताकत नहीं है, इसलिए वोट तो वो लोग का देने का सिस्टम अलग है। लेकिन वो लोग दिन भर नमाज पढ़ेगा कि देश का अल्लाह, हम तो मोदी जी को वोट नहीं दे पाया, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो नरेंद्र मोदी को ही बनाओ। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने हमें तलाक से मुक्त किया। नरेंद्र मोदी जी से हमें 3 का साथ एक साथ रहने वाला व्यवस्था को मोदी जी ने खत्म किया। वोट तो नहीं दे पाएगा, इसलिए वोट तो खुद तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन नमाज जरूर पढ़ेगा मोदी जी के लिए, ये मैं विश्वास लेके चलता हूं। मैं भी अभी असम में जाता हूं ना, जो पहले मदरसा था अभी स्कूल बन गया, मैं जाता हूं स्कूल को इंस्पेक्ट करने के लिए। वो स्कूल में जो बच्चा पढ़ते हैं, वो आके हमको बार बार बोलते हैं कि आपने हमारा जीवन बचा लिया, अभी मैं भी डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। मुझको मामा बोलते हैं कि मामा आपका कारण अभी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। ऐसा सिचुएशन हमने बनाया और देश को इसी रास्ता में हमें लेके जाना है। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये केसीआर जी को भी विदा कर दीजिए। वे तो ऐसे ही हल्ला करते रहते हैं, क्या इश्यू है, कोई तो मेरा तो लगता भी नहीं है कुछ करने वाला है। लेकिन सबसे जो खतरनाक चीज है ना, ये कांग्रेस पार्टी है। सबसे जो खतरनाक होते हैं ये केसीआर और कांग्रेस, ये दोनों पार्टी को हमें विदा देना है और तेलंगाना में हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। बन पाएगा ना? पूरा भाग्यलक्ष्मी माता का दिन में अभी से हर बार जाके सब लोग प्रार्थना करते रहिए। सब कुछ हो सकता है, जब परमपिता का मंजूरी हो जाता है ना, तब सब कुछ होते हैं। और मैं मान के चलता हूं, इस बार छत्तीसगढ़ में भी हम चुनाव जीत रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी हम सीट जीत रहा हूं, तेलंगाना में भी जीत रहा हूं, राजस्थान में भी जीत रहा हूं। और एक बार मैं एक बात बोल के जाता हूं, लास्ट टाइम तो मोदी जी 300 सीट पार करके प्रधानमंत्री बना, इस बार हम लोग सब मिलके मोदी जी को 400 सीट पार करके देश का प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? तो मेरा साथ सब बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। हमें आप जो उत्साह भरे हुए अपने उपन्यास से हमारे उसमें उत्साह भरे हो, మనమందరికీ ఇదే ఉత్సాహంతో మనము ఈ నెల 30వ తారీఖున పోయి కమలం పువ్వుపై గుర్తుపై ఓటు వేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. నరేంద్ర మోదీ బాట నడిచే నిలువెత్తు నీతిరో నాగమల్లి దారి నాగమల్లి దారి అస్సాం డైనమిక్ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి శ్రీ హిమంత బిశ్వ శర్మ గారు పోకుతమ్మి గడి దొరల చేతిలో నియోజకవర్గాల నుండి అభ్యర్థులుగా ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థులందరినీ కూడా విజయవంతంగా మనమందరం కూడా తెలంగాణ పల్లెల ప్రతి పేద తల్లి గుండెలో కంట నీరు తుడిచేందుకు కిసనన్న గదిలెరో యువతలోన స్ఫూర్తి నింపే ఉత్తమ యువ నేతరో విశేష
సంతోషంగా అన్నాగంటే చాలు అందే చేయూతరో పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క ప్రాంగణానికి ఇచ్చినటువంటి నరేంద్ర మోడీ బాట నడిచే నిలువెత్తు నీతిరో అదే రకంగా మన యొక్క సురక్షా విభాగానికి సంబంధించినటువంటి పోలీసులు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహకరించినటువంటి ఈ యొక్క మీటింగ్ కి సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తానని భాగ్యనగర బీజేపీ నుండి అదే రకంగా రాష్ట్ర బీజేపీ నుండి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై శ్రీరామ్. రంగారెడ్డి జిల్లాలోన తిమ్మాపురం పల్లెలోన రామ లక్ష్మణ జానకి కొండాలమ్మ స్వామి రెడ్డి ఆఖరి రామ సంతానమమ్మ లక్ష్మణ జానకి ధన్యవాదాలు. కమలం జెండా నీడన కార్యకర్తగా చేరి అంచలంచలుగన్న నడిచే నాగమల్లి దారిలో ఈ నాగమల్లి దారిలో భాగమై పోకు తమ్మి గడి దొరల చేతిలో చెమటల్లో తడిసి అన్న చైతన్య కెరటమాయే చెమటల్లో తడిసి అన్న చైతన్య కెరటమాయే ఆనాడే అసెంబ్లీలో ఉప్పెనలా ఉనికి చాటే ఆనాడే అసెంబ్లీలో